आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे नातेदारी व्यवस्था किनशिप सिस्टम पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यह बहुविकल्पीय प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले नातेदारी व्यवस्था से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इस वीडियो में अन्य 45 प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जो 51 नंबर वाला प्रश्न होगा। यह है, जब रिश्तेदार एक ही अभिज्ञानात्मक लेबल के अधीन समीकृत हो तो उस नातेदारी शब्दावली व्यवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। ये कहा जा रहा है कि जब रिश्तेदार एक ही अभिज्ञानात्मक लेबल के अधीन समीकृत हो तो उस नातेदारी शब्दावली व्यवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यहाँ दिया जा रहा है ए वर्गीकृत प्रकार, बी विशिष्ट प्रकार, सी वर्णात्मक प्रकार और डी द्विभाजी विलयी प्रकार। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ होगा वर्गीकृत प्रकार की नातेदारी के अंतर्गत पाए जाएंगे। एक ही लेवल के जो नातेदार होते हैं उनको एक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, तो वो जो है वर्गीकृत प्रकार के अंतर्गत आएंगे। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, टायलर के अनुसार माध्यमिक संबोधन किस परिवार से संबंधित है। टायलर के अनुसार माध्यमिक संबोधन किस प्रकार के परिवार से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। ए पितृसत्तात्मक परिवार से, बी संयुक्त परिवार से, सी मातृसत्तात्मक परिवार से और डी एकाकी परिवार से। तो टायलर ने इसे मातृसत्तात्मक परिवार से संबंधित किया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है ये। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक नातेदार हैं। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक नातेदार हैं। ए साली, बी पिता के भाई, सी पितामह और डी ससुर के भाई। यहाँ पे आप देखिए, तृतीयक जो नातेदार होंगे वो होंगे ससुर के भाई। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से अनुष्ठानिक बंधुत्व निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित में से अनुष्ठानिक बंधुत्व निर्दिष्ट करता है। ए विधिक रूप से परिभाषित विवाह संबंध को, बी एक दूसरे से रक्त के आधार पर संबंधित संबंधी को, सी अनुष्ठानों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित व्यक्ति से और डी प्रकार्यात्मक सामाजिक संबंधों के आधार पर नातेदारी को। तो यहाँ पे जो अनुष्ठानिक बंधुत्व जो निर्दिष्ट करता है वो करता है अनुष्ठानों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित व्यक्ति से। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, देवर भाभी, जीजा साली, साले बहनोई, ननद भौजाई आदि के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो देवर भाभी होते हैं, जीजा साली जो हैं, साले बहनोई जो हैं, नंद भौजाई जो हैं, उनके बीच किस प्रकार का संबंध होता है। ए परिहार संबंध होता है, बी परिहास संबंध होता है, सी प्रत्यक्ष संबंध होता है, डी घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हंसी मजाक का संबंध होता है जिसको हम परिहार संबंध कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। ए मजुमदार एवं मदन, बी एस सी दुबे, सी मार्गन और डी इरावती करवे। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो मजुमदार एवं मदन के द्वारा लिखी गई है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, याद करिएगा इसको जो है। अगला देखें आप, किसका कथन है कि नातेदारी संज्ञाएं वे संबोधन है। नातेदारी संज्ञाएं वे संबोधन है जिसका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के नातेदारों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि कथन किसका है कि नातेदारी संज्ञाएं वो संबोधन है जिसका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के नातेदारों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। ए श्रीनिवास, बी डॉक्टर कपाड़िया, सी मजुमदार एवं मदन, डी मैकाइवर एवं पेज। तो यहाँ पे देखें, ये जो कथन है वो है मजुमदार एवं मदन का। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगाएंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से नातेदारी शब्द की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। निम्नलिखित में से नातेदारी शब्द की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। ए वंशावली संबंधों को की सामाजिक मान्यता,
बी संबंधियों का समूह, सी सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध, डी सांस्कृतिक अनुकूलित संबंधों की मान्यता। तो यहाँ आप देखें तो सबसे जो बेहतर परिभाषा है वो सी है, सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध। इसी को हम क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। शुरू में भी ये बात पहले क्वेश्चन में बताया गया था आपको 1 नंबर क्वेश्चन में। अगला देखें, इरावती कर्वे के अनुसार पूरे भारत को कितने प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है, लिख लें। इरावती कर्वे के अनुसार पूरे भारत को कितने प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र में बांटा गया या बांटा जा सकता है। ए 6, बी 5, सी 3 और डी 4। तो इरावती कर्वे ने 4 भागों में बांटा है, 4 क्षेत्रों में बांटा है सांस्कृतिक। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, इरावती कर्वे ने पूरे भारत को 4 प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रमुख रूप से कहा गया कि 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ 4 क्षेत्र दिए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है जिसको इरावती कर्वे ने नाम दिया है। ए उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था, बी पश्चिम भारत में नातेदारी व्यवस्था, सी मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था और डी दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था। तो 4 क्षेत्रों में बांटा था इन्होंने। एक है उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था, दूसरा है मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था, तीसरा है दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था और चौथा देखें आप पूर्वी भारत में नातेदारी व्यवस्था। तो यहाँ पे आप देखिए पश्चिमी भारत में नातेदारी व्यवस्था का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत के बंधुत्व संगठन के उत्तरी मंडल का निर्माण करते हैं, या यूं कह लें कि उत्तरी क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ए यहाँ देखें आप, तो यहाँ दिया जा रहा है ए पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, बी पंजाब वर्तमान में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को लेकर, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, सी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और डी पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल। तो यहाँ पे आप देखिए तो उत्तरी मंडल के अंतर्गत इरावती कर्वे ने मुख्य रूप से जिसे शामिल किया है वो है पंजाब, जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हो जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। तो ये जो है राज्यों को, इन राज्यों को शामिल किया इन्होंने। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। अगला देखें आप, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत में बंधुत्व संगठन के मध्य मंडल, जिसको हम केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं, का निर्माण करता है। यहाँ देखें केंद्रीय मंडल का निर्माण कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखें, ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा, बी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार, डी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। तो यहाँ देखिए पंजाब जो उत्तरी क्षेत्र का है, यहाँ कर्नाटक दक्षिणी क्षेत्र का है और यहाँ बिहार भी जो उत्तरी क्षेत्र का है। तो यहाँ बचता कौन है, तो ए बच रहा है। तो 62 का ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये जो है मध्य क्षेत्र के अंतर्गत या मध्य मंडल के अंतर्गत या केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा जो है। अगला देखें आप, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत में बंधुत्व संगठन के दक्षिणी मंडल का निर्माण करता है। ए आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तथा केरल, बी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल, सी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा असम, डी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा केरल। तो यहाँ पे आप देखिए कि दक्षिणी क्षेत्र का जो निर्माण करते हैं वो करते हैं आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है। ये दक्षिणी क्षेत्रों के राज्य हैं जो दक्षिण में बंधुत्व संगठन के दक्षिणी मॉडल को जो है वो निर्मित करते हैं, व्यक्त करते हैं इरावती कर्वे के अनुसार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक यहाँ लगा लेंगे। अगला देखें, प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ए रॉबर्ट लोबी, बी फ्रेजर, सी फ्रायड और डी मार्गन। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट लोबी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन है ये, रॉबर्ट लोबी। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने लिखा नातेदारी व्यक्ति की द्वितीय रक्षा बनती है। निम्नलिखित में से किसने लिखा कि नातेदारी व्यक्ति की द्वितीय रक्षा बनती है। ए डॉक्टर रिवर्स, बी क्रच एंड क्रचफील्ड, सी मर्डॉक और डी फ्रेजर। तो ये लिखने वाले हैं मर्डॉक। ये नातेदारी व्यक्ति की द्वितीय रक्षा पंथी मानते हैं। ये जो है सामाजिक बीमा के रूप में देखते हैं ये जो है। तो मर्डॉक
यहाँ सी सही हो जाएंगे। अगला देखिए, किसका कथन है कि नातेदारी का मुख्य कार्य विवाह और परिवार के रूप को व्यवस्थित बनाना है। ये कह रहे हैं कि नातेदारी का मुख्य कार्य विवाह और परिवार के रूप को व्यवस्थित बनाना है। किसका कथन है? ए रॉबिन फॉक्स, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी टायलर और डी दुर्कीम। तो ये कथन है रेडक्लिफ ब्राउन का। तो 66 का बी सही हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक समरक्त रिश्ते का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समरक्त रिश्ते का उदाहरण नहीं है? ए पिता पुत्र, बी भाई बहन, सी माता पुत्री और डी पति पत्नी। तो यहाँ देखिए डी जो है वैवाहिक संबंध के अंतर्गत आता है, पति पत्नी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, समरक्त संबंध के अंतर्गत ये नहीं आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वजन नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक नातेदार या स्वजन या बंधुत्व तो नहीं है। तो यहाँ देखिए, ए भ्राता, बी माता, सी मामा, डी पिता। तो यहाँ देखिए प्राथमिक नातेदार में जो है भ्राता भाई आ जाएगा, माता आ जाएंगी, पिता आ जाएंगे, मामा जो है ये नहीं आएंगे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मामा जो है वो द्वितीय नातेदार के अंतर्गत आएंगे, स्वजन के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक कर्ता के वैवाहिक संबंधी हैं? निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक कर्ता के वैवाहिक संबंधी हैं? ए कर्ता का पुत्र, बी कर्ता की पुत्री, सी कर्ता के पति और कर्ता के पिता और डी कर्ता की पत्नी। फिर से ऑप्शन सुन लें एक बार, डिस्टर्ब हुआ ऑप्शन जो है, कर्ता का पुत्र, कर्ता की पुत्री, कर्ता के पिता, कर्ता की पत्नी। तो ये वैवाहिक संबंधी के रूप में कौन आएगा? तो कर्ता की पत्नी आएगी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी की अवधारणा किसने दी है? वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी की अवधारणा किसने दी? ये प्रश्न एक बार और पूछा गया है इसके पहले वीडियो में, लेकिन वो ये पूछा गया था कि मार्गन ने नातेदारी के किन दो प्रकारों में व्यक्त किया था, वो है वर्गात्मक और विवरणात्मक। ऑप्शन देखें, ए मार्गन, बी फ्रेजर, सी रिवर्स और डी मजुमदार। तो इसका उत्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर है मार्गन। मार्गन ने ये अवधारणाएं दे रखी हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से नातेदारों का अंतः व्यक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नातेदारों को अंतः व्यक्तिक संबंधों की कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? ए जाति व्यवस्था, बी जजमानी व्यवस्था, सी नातेदारी व्यवस्था और डी वर्ण व्यवस्था। तो ये संचालित करती है नातेदारी व्यवस्था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामाजिक पितृत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सामाजिक पितृत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए पेटर, बी जेनेटर, सी जेनेटिक्स और डी कंपेराजगो। तो यहाँ पे आप देखिए, तो पेटर शब्द इस्तेमाल किया जाता है सामाजिक पितृत्व के लिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जननिक पितृत्व के लिए जो है जेनेटर शब्द का यूज किया जाता है, जबकि सामाजिक पितृत्व के लिए पेटर शब्द का यूज जो किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, जो है एक महत्वपूर्ण पुस्तक पूछी जा रही है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक हैं। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक हैं। ए मेलिनोवस्की, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी इरावती कर्वे और डी मर्डाक। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रेडक्लिफ ब्राउन। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछी जा चुकी है। अगला, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए मेलिनोवस्की, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी इरावती कर्वे और डी मर्डाक। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये पुस्तक लिखा है इरावती कर्वे ने, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर पुस्तक के लेखक हैं। ए मदान, बी इरावती कर्वे, सी श्रीनिवास और डी पैट्रिशिया ओबेराय। तो यहाँ पे देखिए कौन लिखा है ये। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये पुस्तक जो लिखी गई है फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, ये पुस्तक लिखी गई है मदन के द्वारा। किसके द्वारा? मदन के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला, ए 76 का, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ए मदान, बी इरावती कर्वे,
सी श्रीनिवास और डी पैट्रिशिया ओबेरॉय। तो ये जो 76 का उत्तर है यहाँ पे, तो हम देखेंगे ये पुस्तक लिखा गया है पैट्रिशिया ओबेरॉय के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, पैट्रिशिया ओबेरॉय। चलिए अगला देखें आप। निम्नलिखित में से एक ऐसी प्रथा जिसमें एक पिता की पहचान उसके एक बच्चे से ही की जाती है, उसे कहा जाता है। यह कहा जा रहा है कि एक ऐसी प्रथा जिसमें पिता की पहचान जो उसके बच्चे से की जाती है, वो कौन सी प्रथा है? ए ब्याज प्रसूति, बी सहलग्नता, सी पितृदाय और डी अनुसंतति संबोधन। तो यहाँ देखें तो वह प्रथा जिसमें पिता की पहचान जो बच्चे से की जाती है वो है अनुसंतति संबोधन। अगला देखें, ब्याज प्रसूति की प्रथा निर्दिष्ट करती है। यह कहा जा रहा है कि ब्याज प्रसूति की प्रथा निर्दिष्ट करती है किसको? ए पति द्वारा गर्भ धारण के मिथ्या आभास को, बी बच्चों के जन्म से संबंधित असूचिता को, सी दिवंगत पत्नी की बहन से विवाह को और डी दोहरा वंशानुक्रम से। तो ये जो ब्याज प्रसूति है वो प्रस्तुत करती है ए पति द्वारा गर्भ धारण के मिथ्या भास को। तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन जनजातियों में ब्याज प्रसूति प्रचलित है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जनजातियों में ब्याज प्रसूति प्रचलित है? ए खासी जनजाति, बी टोडा जनजाति, सी और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रचलित है खासी और टोडा दोनों में, इस वजह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, ए और बी दोनों। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसमें जननिक विशेषताएं प्रत्यक्ष होती हैं? ए एक रेखीय नातेदारी में, बी समरक्त नातेदारी में, सी द्विपक्षीय नातेदारी में और डी वैवाहिक नातेदारी में। तो ये जो जननिक विशेषताएं प्रत्यक्ष होती हैं वो समरक्त नातेदारी में दिखाई देती हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला देखें, समान पूर्वज के वंशज कहलाते हैं। ये कहा जा रहा है कि समान पूर्वज के वंशज कहलाते हैं। ए उभयवंशीय नातेदार, बी समवर्तीय नातेदार, सी समवंशीय नातेदार और डी वंश परंपरात्मक नातेदार। तो ये कहलाते हैं समवंशीय नातेदार। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समवंशीय नातेदार। कौन हो जाएगा? सी समवंशीय नातेदार। अगला देखें आप, जब समुदाय में दो से अधिक सगोत्री अवयव हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? ये कहा जा रहा है कि जब समुदाय में दो से अधिक गोत्र हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? ए गोत्र या सिप कहा जाता है, सी संगोत्र कहा जाता है, बी संगोत्र कहा जाता है, सी बंधुत्व कहा जाता है और डी फ्रेटरी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है फ्रेटरी। क्या कहा जाता है? फ्रेटरी कहा जाता है। ये प्रश्न दूसरे ढंग से पूछा जा चुका है पहले वीडियो में। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से वह जनजाति जिसमें दादा दादी, नाना नानी तथा पोता पोती, नाती नातिन के बीच परिहास के संबंध होते हैं। ये कहा जा रहा है कि वो कौन सी जनजाति है जिसमें दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती, नाती नतनिन के बीच जो है परिहास संबंध होता है? ए टोडा, बी उरांव, सी संथाल और डी नागा। तो ये है उरांव। किस जनजाति में है? उरांव जनजाति में जो है परिहास संबंध जो है पाया जाता है। और एक चीज़ और बताई गई थी पिछले वीडियो में कि यहाँ जो है दादी पोता विवाह जो है वो किया जाता है। अगला देखें आप जो है, समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंशज से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ए गोत्र कहते हैं, बी मोइटी कहते हैं, सी कुल कहते हैं, डी बंधुत्व कहते हैं। तो ये कहते हैं सी कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल। अगला देखें आप, कुछ आरेख दिए गए हैं, उन आरेखों को देख लें आप। निम्नलिखित में से नातेदारी आरेख में महिला के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ देखिए, नातेदारी आरेख बनाया जाता है और नातेदारी आरेखों के लिए महिला, पुरुष, विवाह, भाई बहन आदि सबके लिए कुछ आरेख इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वो पूछा जा रहा कौन सा आरेख है। तो यहाँ देखिए, ए पे जो है आपका बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, बी पे आपका जो है गोला बनाया गया है, सी पे त्रिभुज है और डी पे गोले को काला किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो महिलाओं के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है वो है जीरो या गोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ये होता है क्या, महिला का संकेत देता है ये आरेख जो है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित नातेदारी आरेख में मृत महिला के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि भाई
ठीक है, महिला के लिए ओ का प्रयोग या जीरो का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मृत महिला के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ दिया जा रहा है ए गोले को काला किया गया है, बी गोले को काट दिया गया है, सी कहा जा रहा है ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं या उक्त में से कोई नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए मृत महिला के लिए जो है या तो जो है काले गोले का एकदम से इस्तेमाल करते हैं या तो गोला बना के उसको खड़े काट देते हैं। तो ये दो चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं मृत महिला के लिए, मरी हुई महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो है ए और बी दोनों होगा। तो इस वजह से जो आंसर आपका होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला देखें आप, जो है निम्नलिखित, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नातेदारी आरेख में पुरुष के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? ये कहा जा रहा है कि पुरुष के लिए कौन सा सूचक का प्रयोग किया जा रहा है? ए बराबर का चिन्ह दिया गया, बी गोला बनाया गया है, जीरो का चिन्ह है, सी त्रिभुज बनाया गया और डी गोले को काला किया गया है। तो अभी आपने देखा गोला किसका है? महिला का है। ये काला गोला किसका है? मृत महिला का है। यहाँ पे आप देखिए जो पुरुषों के लिए इस्तेमाल होने वाला जो चिन्ह है वो कौन सा है? तो वो है सी, त्रिभुज बनाया जाता है पुरुषों के लिए। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पुरुष को इंगित किया जाता है सी से और महिला को इंगित किया जाता है गोले से। अगला देखें आप, निम्नलिखित आरेख में मृत पुरुष या मरे पुरुष के लिए किस सूचक का प्रयोग होता है? ए देखें आप, पूरे के पूरे त्रिभुज को काला कर दिया गया है, बी आधे त्रिभुज को काला किया गया, सी त्रिभुज को काट दिया गया है और डी ए और सी दोनों कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिए मरे हुए जिंदा पुरुष के लिए क्या इस्तेमाल होता है? त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है। मरे हुए पुरुष के लिए जो है पूरे के पूरे त्रिभुज को जो है क्या किया जाता है? भर दिया जाता है, काला कर दिया जाता है, वो त्रिभुज इस्तेमाल में होता है। तो ये ए पे दिया हुआ है। फिर जो है त्रिभुज को जो है बनाकर काट दिया जाता है, उसको भी जो है मृत पुरुष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सी ऑप्शन पे भी वो है जो है। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन सही होगा, ए और सी दोनों। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित आरेख में सहोदर संबंध जैसे भाई भाई बहन बहन को व्यक्त करने का सूचक है। ये कौन सा सूचक है? ए देखिए बनाया गया इस तरह से, ये बना दिया गया इस तरह से। यहाँ देखिए बी पे बनाया गया है इस तरह से और सी पे कहा जा रहा है ए और बी दोनों, और डी पे कोई नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो सहोदर भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, बहन बहन होते हैं, उनको इंगित करने के लिए एक तो ए वाले चिन्ह को इस्तेमाल किया जाता है जो ये चिन्ह दिया जा रहा है, और दूसरा ये भी चिन्ह जो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ ए और बी दोनों है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सहोदर के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों चिन्हों को सहोदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित नातेदारी आरेख में विवाह संबंध को व्यक्त करने का सूचक है। ये कहा जा रहा है कि विवाह संबंध को व्यक्त करने का सूचक इसमें से कौन सा है? तो यहाँ आप देखें चिन्ह आपको दिए गए हैं। तो कौन कौन से चिन्ह आपको यहाँ दिए जा रहे हैं? तो यहाँ देखें ए पे देखें तो ये चिन्ह जो है इस प्रकार से दिया जा रहा है, बी पे चिन्ह देखें बराबर का दिया जा रहा है, और सी पे चिन्ह देखें इस तरह से दिया जा रहा है। तो यहाँ देखें विवाह संबंध को व्यक्त करने के लिए इन तीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये भी विवाह संबंध को व्यक्त करता है, ये भी विवाह संबंध को व्यक्त करता है और ये भी विवाह संबंध को व्यक्त करता है। इस वजह से जो है जो आंसर होगा इसका वो होगा डी, उक्त सभी। तो डी पे आप चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अगला देखें आप, यहाँ जो है एक आरेख दिया गया है, यहाँ एक आरेख दिया गया है और ये पूछा जा रहा है आरेख में ये पूछा जा रहा है कि उपरोक्त आरेख का प्रतिनिधित्व करता है ए अभ्राता बहुपद विवाह, बी भ्राता बहुपद विवाह, सी समूह विवाह और डी शाली विवाह। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ ये जो चिन्ह आपको बताया जा रहा है, अगर हम देखें इस चिन्ह को तो अभी आपने देखा इस तरह से चिन्ह अगर होगा तो क्या व्यक्त करेगा वो? तो वो व्यक्त करेगा कि ये आपस में भाई हैं। और यहाँ एक चिन्ह दिया जा रहा है गोले का और बराबर का चिन्ह दिया जा रहा है, इसका मतलब कि विवाह का चिन्ह दिया जा रहा है। तो इस महिला का विवाह इससे भी हुआ, इस महिला का विवाह इससे भी हुआ है, और ये दोनों कौन है? तो ये दोनों आपस में भाई हैं। इस वजह से इसका उत्तर क्या होगा? भ्राता बहुपद विवाह होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, वही उसी प्रकार का आरेख है लेकिन कुछ परिवर्तन है इसमें। यहाँ देखें, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये तो पुरुष है
ये भी पुरुष है, ये महिला है, बीच में जो है ये विवाह का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब कि इन दो पुरुषों से एक महिला ने क्या किया है, विवाह किया है। लेकिन इन दोनों पुरुषों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पहले वाले में संबंध था, दोनों भाई थे, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग है, किसी प्रकार का संबंध नहीं दर्शाया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है उपरोक्त आरेख प्रतिनिधित्व करता है किसका भाई, तो ए अभ्राता बहुपद विवाह का, बी भ्राता बहुपद विवाह का, सी समूह विवाह का और डी शाली विवाह का। तो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है ये, तो अभ्राता बहुपद विवाह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक से अधिक पति हैं तो बहुपद विवाह होगा, और ये आपस में भाई नहीं है, इस वजह से ये अभ्राता बहुपद विवाह होगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ एक आरेख दिया हुआ है, आरेख को आप समझ सकते हैं। तो आरेख को हम आपको बता दें, तो यहाँ जो आरेख आपको दिया जा रहा है, ये त्रिभुज को काट दिया गया। इसका मतलब कि ये पुरुष है और ये मर चुका है। ये महिला का चिन्ह बनाया गया, काट दिया गया, इसका मतलब महिला है, मर गई है। ये जो इन दोनों के बीच विवाह संबंध को दर्शाता है, इसका मतलब कि ये दोनों पति और पत्नी हैं। यहाँ देखें, इससे जो है एक त्रिभुज बनाया गया, ये पुरुष है, इसका मतलब कि ये इन दोनों की संतान है। सी कौन है, इन दोनों की संतान है। ए और बी आपस में पत्नी है जो मर चुके हैं, और सी इन दोनों की संतान है। अब ये चिन्ह जो है विवाह को दर्शाता है, यहाँ भी विवाह को दर्शा रहा था, यहाँ भी विवाह को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि सी की पत्नी कौन है, डी है। और यहाँ देखें, ये दोनों जो है सहोदर संबंध को दर्शा रहा है, ये चिन्ह जो है सहोदर संबंध को दर्शा रहा है। इस वजह से ये ई और एफ क्या है, आपस में भाई और बहन है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखें, उक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 93, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये कहा जा रहा है कौन सा गलत, इसमें कथन गलत है। ये कहा जा रहा है कि सी ए और बी का पुत्र है। तो ए और बी का पुत्र कौन है, सी है, सी है। तो यहाँ देखिए सही है, ए और बी का पुत्र कौन है, ये सही है, ये भी सही है। अगला देखें आप, ये कहा जा रहा है कि ए बी पति पत्नी हैं, अब जीवित नहीं है। तो ए और बी कौन है, पति पत्नी है, लेकिन अब क्या है, जीवित नहीं है। इसका मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, तो फिर ये कहा जा रहा है कि यफ ए बी की पुत्र वधू है। तो ए बी की पुत्र वधू यफ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए और बी आपस में पति पत्नी है, इनका पुत्र जो है ये है। पुत्र वधू कौन होगा, किससे शादी हुई है पुत्र की, तो डी से हुई है। यहाँ कहा जा रहा है यह पुत्र वधू है, तो यह पुत्र वधू नहीं है। इसका मतलब है कि ये गलत है, और यही उत्तर आपके लिए सही हो जाएगा, सी का। यहाँ जो अगला देख लें, डी जो है ई ए बी का नाती है। तो ए बी का नाती कौन है, तो यहाँ देखिए ए बी का पुत्र और पुत्र वधू ये हैं, और दोनों के बच्चे ये हैं। तो नाती कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि आपका उत्तर सी यहाँ हो जाएगा। अगला देखें, उपरोक्त आरेख के आधार पर यह कहा जा रहा है कि उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से ए और बी की नातिन है। ए और बी की नातिन कौन होगी। तो यहाँ देखें, आरेख को फिर से एक बार देख लें। तो यहाँ देखें, ए और बी आपस में पति पत्नी है, ए और बी आपस में पति पत्नी है। इनका बच्चा कौन है, तो सी है। उसकी पत्नी कौन है, डी है। तो इन पति पत्नी के बच्चे कौन है, तो यहाँ ई और एफ है। तो ई और एफ इनके नाती और नतनी हो गए। तो ये पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि ए और बी की नतनी कौन है। तो नतनी कौन होगी, तो यफ होगी यहाँ पे नतनी। तो यफ कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लें, तो यफ दिया हुआ है बी पे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, उसी आरेख से संबंधित है। ये कहा जा रहा है कि उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन ए और बी की पुत्र वधू है। तो पुत्र वधू कौन है, ए और बी आपस में कौन है, तो ए और बी आपस में पति पत्नी है जो मर चुके हैं। उनका पुत्र कौन है, सी उनका पुत्र है। और डी कौन है, तो डी उनकी पुत्र की पत्नी है। इसका मतलब है कि पुत्र वधू कौन होगा, तो डी पुत्र वधू होगी। तो ए ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये रहे कुल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।